Hello, dear students. On the request of many of the students, finally we are starting with the recording of RTP revision test papers. Guys, revision test papers बहुत 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 important होते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है RTP. अगर कोई स्टूडेंट किए भी ना चाहता है ना, दैट मीन्स ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो RTP बहुत बहुत काम की चीज़ है. ICA के दो डिपार्टमेंट है, एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़, एक एग्ज़ाम डिपार्टमेंट. नॉर्मली एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से जो है आरटीपी रिलीज़ करता है. आरटीपी इज़ डेफिनेटली उनके कंपाइल किए हुए क्वेश्चंस जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है. फाइनली हम स्टार्टिंग विथ इट, सीरीज चालू कर रहे हैं. मैं आपको पर्पसफुली छोटे छोटे क्वेश्चंस का रिकॉर्डिंग दूंगा सो दैट आप अपने फ्री टाइम में ट्रैवल करते हुए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. एक एक क्वेश्चन की ही रिकॉर्डिंग दूंगा, है ना. जब 10 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, लाइक वाइज आई विल रिकॉर्ड दैम. So question number one, I am starting with state with reasons whether the following statements are true and false. भाई मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ना अकाउंट्स में प्रैक्टिकल तो अच्छे से करते लेकिन थियरी वाला पार्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता है और ट्रू फॉल्स में दिक्कत होती है, तो उसको निगलेक्ट मत करो, अच्छे से प्रिपेयर करो. सो देवियर सजनो, दिस इज सी आनंद कनानी, योर mentor, and starting with RTP question number one. State with the reasons whether the following statements are true or false. First, A. The concept of conservatism when applied to the balance sheet result in understatement of assets. स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर हम कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या था मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए. लेट मी अंडरस्टैंड कितने लोगों को ये नाम याद है. वेल, देयर वर थ्री नेम्स. एक था कंजर्वेटिज्म, दूसरा डैश एंड डैश. मैंने मस्ती में आपको याद रखने के लिए ऐसा बोला था, तीन की शक्ति एक में समाई, 3 in 1, है ना. तो कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट में लिख के बताइए. And the concept of conservatism when applied to the balance sheet results in understatement of assets. Assets क्या हो जाता है, understate हो जाता है अगर मैं conservatism follow करता हूँ तो. Is it true or false? This is definitely false. क्यों? अगर मेरा स्टॉक है, मेरी बुक में उसका वैल्यू 1000 है, लेकिन उसको बेच के ना मैं सिर्फ 900 ही रिकवर कर पाऊंगा. कॉस्ट इज 1000, एनआरवी इज 900. तो फॉलोइंग कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे उसको शो करता है. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे शो करता है. मतलब हमारा स्टॉक करेक्ट प्राइस पे शो होता है, हमारी असेट्स करेक्ट प्राइस पे शो होती है, अंडरस्टेट नहीं हो जाती है. पर्पस कंजर्वेटिज्म का क्या है मालूम है, हमारी असेट्स ओवर वैल्यूड ना हो, हमारी लायबिलिटीज अंडर वैल्यूड ना हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. सो असेट्स को करेक्ट वैल्यू पे शो करने का काम कंजर्वेटिज्म का है, करेक्ट वैल्यू पे. अंडरस्टेट नहीं करता. अंडरस्टेट मतलब 900 वैल्यू है मार्केट में और मैं उसको 600 पे रिकॉर्ड करूंगा, तो ये अंडरस्टेटमेंट हुआ. अंडरस्टेटमेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. नेक्स्ट इज मिसेस राज योग एंड कंपनी रन्स अ कैफे. अच्छा, एक बार टिक भी चेक भी करते जाते हैं. फॉल्स इज करेक्ट हियर, इट इज फॉल्स. एंड conservatism states that the accountant or entity should not anticipate any future income. Future income की बातें नहीं करना, future expenses को ध्यान में लेना है. Guys, this was the reason because of conservatism. आप स्कूल में ना आपको आपके अकाउंट्स के टीचर ने सिखाया होगा, जो सबसे पहला एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में हुआ करता था. 50% स्टॉक का वैल्यू 10% ज़्यादा है, 50% स्टॉक का वैल्यू 10% कम है. आपके स्कूल के टीचर ने आपको सिखाया था बेटा डिक्रीज को ध्यान में लेना है, इंक्रीज को ध्यान में नहीं लेना. तो ये उसका अल्टीमेटली रीजन क्या था, तो उसका रीजन है कंजर्वेटिज्म. बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म हम असेट्स को करेक्ट वैल्यू पे शो करते हैं, ज़्यादा प्राइस पे भी नहीं, कम प्राइस पे भी नहीं. अंडरस्टैंड दैट. कंजर्वेटिज्म स्टेट्स द अकाउंटेंट और एंटिटी शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम. फ्यूचर इनकम की बात है नहीं करना, फ्यूचर लॉसेस को ध्यान में लेना है. हाउएवर अगर एक्सपेंसेस का यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना बेटा, तो एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखते, इनकम कम दिखता है. बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म इनकम कम दिखता है, असेट्स पार वैल्यू पे, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू पे दिखेगा. However, they should provide for all the possible probable losses and imprudent लिखा है, but you understand it well. Prudent use of concept of conservatism may lead to understatement of income and assets, and that is the reason. ये क्या हो जाना चाहिए बच्चा, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ, प्रूडेंट मतलब सही वे में फॉलो करोगे तो राइट वैल्यू पे होगा, इम्प्रूडेंट यूज हुआ तो बच्चा पार्टी अंडरस्टेटमेंट होगा.
करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next is Mrs. Raj Yoga and Company runs a cafe. They renovated some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins were increased from 25 to 28. The total expenditure incurred was 50,000 and was treated as a revenue expenditure. ये तो लोचा है भाई. याद करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस. क्या बोलता था? कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? अगर कोई भी एक्सपेंस करने से कोई नया असेट एग्जिस्टेंस में आया, या तो असेट का एग्जिस्टिंग असेट का लाइफ बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया, या तो कॉस्ट कम हो गया, तो आप उसको क्या बोलते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे क्या हो रहा है सर? हमारा आउटपुट बढ़ेगा इससे. पहले ना थिएटर में 25 कैबिन्स थे, नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन अभी 28 कैबिन्स हो जाएंगे, तो आउटपुट बढ़ेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आप अकोमोडेट कर पाओगे. समझ में आएगा? यस, काफ़े में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ने वाला है, एंड दैट इज़ द रीज़न. ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने उसको क्या ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये क्या करना है? करेक्ट है? ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स है. इट्स फॉल्स. करेक्ट. समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? Renovation of cabins increased the number of cabins, and this has an effect on the future revenue generating capability of the business. Thus, this renovation expense is capital expenditure in nature. नहीं समझा कि समझा? Guys, if you understand it, if you like it, do like this video. आपके लिए एक छोटा सा like है, but हमारे लिए ये motivation है. So do like the video and channel को subscribe बिल्कुल करना है. मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ आरटीपी के. हर प्लेलिस्ट में आपको पुरानी आरटीपी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. बहुत बार ऐसा एग्जाम में देखने मिलना है कि इस बार के आरटीपी में से क्वेश्चन नहीं आए, बट प्रीवियस आरटीपी के सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए. सो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस. भाई ये तो बहुत बड़ा झूठ लिखा है. बैंक बैलेंस कहाँ से मिलेगा? पासबुक में से मिलेगा, तो बैंक स्टेटमेंट में से मिलेगा. अपन बीआरएस क्यों बनाते? टू फाइंड आउट causes of difference, to find out causes of difference between balance as per cash book and balance as per passbook. दोनों की बैलेंस में मिसमैच क्यों हो रहा है, वो कॉज अपन फाइंड आउट करते हैं बीआरएस के थ्रू. यस, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है भाई, 100% फॉल्स है. करेक्ट. एक बार रीड कर लेते हैं. Bank reconciliation statement is prepared to reconcile and explain the causes of difference between the bank balance as per cash book and the same as per bank statement as on a particular date. फोर्थ, द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर्स अकाउंट. भाई ये भी लोचा लिखा है, पर ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत बार जल्दबाजी में ना अपन इसको यस कर देते, ट्रू लिख देते हैं. बट अगर ध्यान से सोचोगे तो बच्चा प्रोविजन का आप किधर एंट्री करते हो? डेटर्स में से माइनस करके प्रेजेंट करते हो. डेटर्स का वैल्यू रिड्यूस नहीं करते हो. डेटर्स 1 लाख है, अगर 5,000 बैड डेट्स हो सकते हैं तो उसके लिए हमने प्रोविजन किया. आई एग्री. तो डेटर्स का आपका अमाउंट तो 1 लाख ही है, लेकिन प्रोविजन इज 5,000. यू से कि भाई 1 लाख रुपया लेवाना चाहिए, मुझे 1 लाख रिसीव करना है, उसमें से 5,000 माइट बी बैड, पैसा ना मिले, ऐसा हो सकता है. बट डेटर्स अगर कोई पूछे कि कितना डेटर्स है, भाई यू आर नॉट गोइंग टू से 95,000 का ही डेटर्स है. अगर कोई पेमेंट करने आएगा, यू आर नॉट गोइंग टू से आप मुझे 95,000 ही दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डेटर्स में से माइनस करके प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो डेटर्स अकाउंट को हिट नहीं करता. डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस नहीं करते अपन. समझ में आया क्या? तो क्या लिखा है? द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर्स अकाउंट. नो 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 नो, बिग नो. डेटर्स अकाउंट के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते हैं, है ना. द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट. दैट्स करेक्ट. एंड इन द बैलेंस शीट इट इज शोन ईदर ऑन लायबिलिटी साइड और डिडक्टेड फ्रॉम द हेड डेटर्स. गाइस, फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग, डेटर्स को में से आप पीडीडी माइनस करके प्रेजेंट करते हो. अगर आप पीडीडी डेटर्स में से माइनस करके शो नहीं किया और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सेपरेटली शो किया, देन आल्सो इट इज एब्सोल्युटली वैलिड. कोई वांधा नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट? बहुत बढ़िया. द नेक्स्ट वन इज ई. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो. सर क्या लिखा है? ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है, एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट एंड P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्या ये डेप्रिसिएशन की वजह से कहीं ना कहीं कोई भी इफेक्ट कैश अकाउंट में आया? नो सर. अगर कैश अकाउंट में इफेक्ट नहीं आ रहा तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. समझ में आ गया? यस, एग्जैक्टली. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चा पार्टी? नॉन कैश एक्सपेंडिचर. डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से कैश अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता.
परफेक्ट। नेक्स्ट, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस लिखा है एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? 100% 100% करेक्ट है भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग, यस यस, नाइस। अच्छा, बाई चांस अगर आपको कोई भी डाउट आता है बच्चा, कोई भी चीज़ नहीं समझा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू ऑन टू इट, राइट? और माई नंबर माइट बी फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप उसमें से मुझे रीच भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, दैट इज द बेस्ट वे टू रीच मी एंड डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू, राइट? डिस्काउंट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रोई। एक होता है ड्रोअर, ड्रोअर बिल को ड्रॉ करता है, ड्रोई बिल को एक्सेप्ट करता है, एंड ड्रोई है वही बिल को पेमेंट भी करेगा। तो बच्चा पार्टी जो ड्रोई है वो जल्दी पेमेंट कर देता है, रिटायर जल्दी कर दिया, 3 महीना का बिल था, उसने मे बी 10 दिन पहले पेमेंट कर दिया, तो हम उसको 10 दिन के लिए जो भी अमाउंट निकल रहा होगा ओपन उसको कट करके देंगे। मान लो 10,000 का बिल था, उसने जल्दी पेमेंट किया तो मैंने 9,900 लिया, 100 रुपीज रिबेट दिया, मेरे लिए एक्सपेंस, लेकिन ड्रोई के लिए इनकम। तो क्या लिखा है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रोई, दैट इज करेक्ट। ड्रोई के लिए गेन है, ड्रोअर के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, यस यस। तो ड्रोई के लिए पूछा है इसलिए वो गेन है, दैट इज करेक्ट। डिस्काउंट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज गेन फॉर द ड्रोई एंड लॉस फॉर द ड्रोअर, करेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड, गुड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, the provision for discount on creditors is often not provided in keeping with the principle of conservatism. कंजर्वेटिज्म को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेंस का कोई भी प्रोविजन क्यों होता है मालूम है? एनी, लेट इट बी एनी डैम प्रोविजन, प्रोविजंस आर ऑलवेज मेड फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता क्या है? फ्यूचर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर इनकम की बात है नहीं करने का, एग्जैक्टली फ्यूचर इनकम को ध्यान में नहीं लेने का, पक्का मारवाड़ी गिरी करने का। याद है क्या, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कोई कोई फ्रेंड ऐसा रहता है, यार आज तू मेरे को चाय पिला दे, आज तू नाश्ता करवा दे, मेरे को उसको भी इतना पैसा देना है, उसको भी इतना देना है, उसको भी इतना देना है, बट ही विल नेवर से आई एम सपोज टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। वो कभी इतना लेना है की बात नहीं करेगा, इतना देना है, उसको इतना देना है, इसको इतना देना है, दैट इज कंजर्वेटिज्म, है ना? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, when I'll make the payment I'm going to get this much amount of discount। भाई ये तो इनकम की बात हो रही है, जब भी पेमेंट करूंगा तभी मेरे को फायदा मिल सकता है, तो ये तो गलत बात है भाई। कंजर्वेटिज्म फ्यूचर इनकम को तो रिकॉग्नाइज करने को मना करता है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल, तो ये सही बात हो गई, एंड कंजर्वेटिज्म की वजह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज नॉट मेंटेन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। पैसा पे करूंगा तभी इतना डिस्काउंट मिलेगा, नॉट अलाउड। फ्यूचर इनकम की बात है, नहीं करने का। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, provision is maintained for the losses to be incurred in future. Discount on creditors is an income, so provision is not provision in not maintained. Provision is not maintained. Next, depreciation is sorry here G. The provision for discount अच्छा ये भी हो गया H. The firm भाग रहा है एकदम, है आपके जैसा ये। The firm will receive surrender value of the joint life policy on the death of a partner। ए भाई रुक जाओ, ये तो बहुत सरासर झूठ लिखा है सफेद झूठ। अच्छा याद करते हैं, जेएलपी क्या था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पार्टनर्स का एक कंबाइंड पॉलिसी है। जैसे पप्पा मम्मी को जॉइंट इंश्योरेंस हुई, वैसे जॉइंट अकाउंट होता है, बैंक का जॉइंट अकाउंट होता है, दोनों में से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स का एक कंबाइंड जॉइंट पॉलिसी है। अगर दोनों में से किसी का भी डेथ हुआ तो हमको सम अश्योर्ड मिलेगा, गारंटीड अमाउंट, या तो पॉलिसी अमाउंट भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो 1 करोड़ रुपया पूरा मिलेगा। बट अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो हमको सम अश्योर्ड नहीं मिलता है, तो हमको क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी लिखा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, सरेंडर वैल्यू विल वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चा याद क्या रखना है, डेथ के टाइम पे सम अश्योर्ड,
डेथ के टाइम पे सम एश्योर्ड या तो पॉलिसी अमाउंट बोल सकते हैं. एंड रिटायरमेंट के टाइम पे हमको क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिलता है. रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू. यहाँ पे सरेंडर वैल्यू लिखा है द टाइम ऑफ डेथ, तो गड़बड़ हो गई भाई, लोचा हो गया. इट्स फॉल्स. The firm will receive full value of sum assured of the joint life policy at the time of death of a partner. Last few two questions अच्छे से कंप्लीट करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटली वेरी वेल understood. Where a non-profit organization separate trading activity, NPO, separate trading activity, the profit or loss from the trading account shall be transferred to income expenditure account at the time of consolidation. This is correct. बच्चे अगर आपको याद है मॉड्यूल में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बुक के भी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, जहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते थे. प्रॉफिट लॉस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल्स का एंट्री किया, प्रॉफिट जो भी हुआ, इनकम जो भी हुआ, उसको हम लेके जाते थे किधर, इनकम एक्सपेंस अकाउंट में. तो ये ट्री हो जाता है. बिल्कुल सही जवाब. Where in case of the trading activities for non-profit organization, the profit or loss from such activities to be transferred to income expenditure account at the time of consolidation. समझ में आएगा? Simple था. Yes. And here we reach to the last true false. A fixed charge generally covers all the assets of the company, including future one. A fixed charge generally covers all the assets of the company, including future one. बच्चा दो टाइप के चार्ज होते हैं. एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोट करना मतलब तैरना, फिक्स्ड मतलब सेम. तो फिक्स्ड चार्ज जो होता है बच्चा पार्टी, वो एक स्पेसिफिक एसेट के लिए होता है. एंड फ्लोटिंग चार्ज जो होता है दैट इज ऑन द फ्यूचर असेट्स एज वेल. मतलब मान लो अभी जो स्टॉक है उसके लिए भी चार्ज है, और फ्यूचर में जो असेट्स आएगी उसके लिए भी चार्ज होएगा. तो फ्लोटिंग चार्ज फ्यूचर असेट्स के लिए भी होता है. फिक्स्ड चार्ज जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग असेट्स के लिए होता है. यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड चार्जेस कवर्स ऑल दी असेट्स, तो ये गड़बड़ हो गया. इंक्लूडिंग फ्यूचर वन, तो ये गड़बड़ है. यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फ्यूचर इनकम के वास्ते भी होता है. Fixed charge is a mortgage on a specific asset, and floating charge generally covers all the assets of the company, including future one. Right? So, with this, question number 1 is over. I hope you understand everything out of it. And if you like it, do like it, subscribe it, and certainly share कीजिएगा. Thank you so much. मिलते हैं question number 2 में. Till then, bye bye.